प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रयास किया है कि हर जनपद में उस जनपद की पृष्ठभूमि, उस जनपद के इतिहास, परंपरा और संस्कृति को ध्यान में रख करके महोत्सव का आयोजन किए जाएं। इसके अलावा अन्य ऐसे महत्वपूर्ण स्थल प्रदेश के अंदर होंगे, उन जनपदों में होंगे जिन्होंने देश की संस्कृति, देश के इतिहास और देश की परंपरा के साथ कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। उन स्थलों पर भी इस प्रकार के महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। महोत्सव के पीछे का उद्देश्य ही है लोक परंपरा, लोक संस्कृति और लोक कला को प्रोत्साहित करना। और इस दृष्टि से लगातार दूसरा वर्ष गोरखपुर महोत्सव के दृष्टि से आप सब के लिए उपयोगी रहा होगा। इस दृष्टि से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबको लोहड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति तक खिचड़ी त्यौहार का भी हृदय से अभी से बधाई देता हूं, उसकी अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। राष्ट्र केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। राष्ट्र एक जीता जागता स्वरूप होता है और जीता जागता स्वरूप जमीन के टुकड़े के साथ जब उसकी आत्मा के रूप में उसकी संस्कृति जुड़ती है तो वह एक जीवंत स्वरूप अपने आप को बनाता है। संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और संस्कृति की समृद्धि के लिए लोक परंपरा, लोक विरासत, लोक कला अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। उस लोक परंपरा, लोक संस्कृति को ही प्रोत्साहित करने के लिए, लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर महोत्सव के आयोजन प्रत्येक जनपद के अंदर इसी रूप में करने का निर्णय लिया। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्ष से गोरखपुर का महोत्सव उसी रूप में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के स्थानीय लोक कर्मियों और संस्कृति कर्मियों के साथ मिलकर के इस आयोजन को इसी रूप में आगे बढ़ाता है। इसके पीछे का ध्येय भी स्पष्ट है। अक्सर महोत्सव का मतलब होता था कि बॉलीवुड और हॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ कलाकारों को बुला दिया, उनका मंचन का कार्यक्रम हो गया और उस कार्यक्रम के साथ ये मान लिया जाता था कि सारे कार्यक्रम आयोजित हो गए। हम हर स्तर के कलाकारों को मंच दें, लेकिन साथ ही साथ समाज की अलग अलग विधाओं से संबंधित कार्यक्रमों के साथ वर्तमान पीढ़ी को भावी पीढ़ी के साथ और भावी पीढ़ी को अपने पुरातन पीढ़ी के साथ जोड़ने का भी एक माध्यम बनाएं। और उसको जोड़ने का एक सशक्त माध्यम होता है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से। यहाँ पर बेसिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के बच्चों के कार्यक्रम रहे हों या फिर अनेक प्रकार के वे रचनात्मक कार्यक्रम, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक छात्र को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का एक मंच गोरखपुर महोत्सव के इस कार्यक्रम ने दिया होगा। अपने अतीत के साथ जोड़ने का एक अवसर इस महोत्सव ने दिया होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये कार्यक्रम यहाँ के नौजवानों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भी अत्यंत प्रेरणादायी बन सकते हैं। गोरखपुर महोत्सव का एक कार्यक्रम इसी उद्देश्य से यहाँ पर आयोजित भी किया गया है। हम सब जानते हैं महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी की परंपरा से इस महानगर और जनपद का नाम पड़ा। योग की ये परंपरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण दुनिया के अंदर भारत की इस प्राचीन ऋषि प्रसाद को दुनिया ने स्वीकार किया है। जब 21 जून 2016 को पहला योग दिवस संपन्न हुआ, पूरी दुनिया ने भारत की इस परंपरा को नजदीक से महसूस किया। आज दुनिया के 172 देश, वे देश जिनका धर्म में विश्वास नहीं, वे लोग भी योग के साथ जुड़ने में गौरव की अनुभूति करते हैं। वे लोग भी मानते हैं कि नहीं,
योग उनके आध्यात्मिक उन्नयन के साथ साथ उनके भौतिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिर योग की ये परंपरा किसने दी? ये भारत की देन है, भारत की परंपरा की देन है। भारत ने दुनिया को ये दिया है। और आज योग दिवस के रूप में जब 21 जून को इस योग दिवस के कार्यक्रम को हम लोग मनाते हैं तो उस आयोजन के साथ दुनिया का जुड़ाव, भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर मान्यता मिलने जैसी है। इसी प्रकार से कुंभ का आयोजन आपने देखा होगा, हजारों वर्षों से कुंभ के आयोजन के साथ हर भारतीय जन जुड़ता है। इसके लिए सरकार के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, सरकार की कोई सुविधा का मोहताज कोई श्रद्धालु नहीं होता है। लेकिन एक सामान्य से पंचांग को देख करके गांव का एक सामान्य व्यक्ति भी सहसा ही पंचांग की उन तिथियों को देख करके कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज के लिए प्रस्थान कर लेता है। उसके साधन की चिंता नहीं होती, उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि ट्रेन की सुविधा है, बस की सुविधा है, हवाई जहाज की सुविधा है या क्रूज की सुविधा है या नहीं है। इन सब की चिंता के बगैर अपनी गठरी बांध करके वह कुंभ में स्नान करके उस विशिष्ट नक्षत्रीय योग के अवसर पर पुण्य का भागीदार बनने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यही तो आस्था भारत की परंपरा है और यही आस्था भारत को दुनिया के अंदर अपना एक विशिष्ट स्थान प्रस्तुत करता है। गोरखपुर महोत्सव भी उसका एक हिस्सा बने। सांस्कृतिक रूप से लोक परंपरा की दृष्टि से क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, मैं जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में मुझे दायित्व सौंपा गया, मैं देखता था कि पर्यटन की अनेक संभावनाएं हमारे पास है। स्पिरिचुअल टूरिज्म का हमारे पास, हेरिटेज टूरिज्म का हमारे पास, इको टूरिज्म का हमारे पास, हर एक प्रकार के टूरिज्म के लिए हमारे पास बहुत सारा स्कोप है। लेकिन लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। लोग उस बात को लेकर के बहुत प्रोत्साहित नहीं होते थे, उसको प्रोत्साहित नहीं करते थे। आज आप देख सकते हैं कि 1.5 वर्ष के दौरान जो प्रयास किए गए प्रदेश के अंदर, इन 1.5-2 वर्ष के दौरान के प्रयासों का परिणाम किस रूप में है? जो उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पे था, आज वह दूसरे स्थान पर आ गया है। और मैं इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि कुंभ का आयोजन एक भव्य और दिव्य कुंभ के रूप में दुनिया के सामने आने दीजिए। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गंतव्य होगा और उत्तर प्रदेश नंबर 1 का पर्यटन का केंद्र बनेगा। आखिर भारत की पहचान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा उत्तर प्रदेश में, भगवान काशी विश्वनाथ का पवित्र स्थल काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज देश के अंदर जिन 4 प्रमुख स्थानों में कुंभ का आयोजन होता है उसमें सबसे विराट कुंभ का आयोजन जो होता है वह पवित्र गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी के स्थल पर, संगम तट पर, प्रयागराज की धरती पर होता है। ये कुंभ का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अगर यूनेस्को ने इसको मान्यता दी है और आज वैश्विक मान्यता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से कुंभ के आयोजन को प्राप्त हो रहा है, तो वैश्विक मान्यता इस बात को कि वास्तव में कुंभ का आयोजन आने वाले समय में टूरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्ग खोलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के अंदर और तमाम इस प्रकार की वह इको टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो, ये तमाम केंद्र उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये सब कुछ होने के बावजूद प्रोत्साहन का भाव था। लोग अयोध्या जाने में डरते थे, मथुरा जाने में डरते थे, काशी जाने में डरते थे। प्रयागराज में कुंभ के आयोजन को लेकर के लोग जैसे तैसे व्यवस्था करके अपनी जिम्मेदारियों को कुछ दोस्तों के ऊपर थोपने का कार्य करते थे। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, ये टूरिज्म हमारे लिए महत्वपूर्ण, हम आस्था का भी सम्मान करेंगे, पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे
और इसके माध्यम से रोजगार सृजन और विकास की संभावनाओं को भी आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि कुंभ का आयोजन आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को पर्यटन की दृष्टि से देश और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से नंबर 1 पर आएगा। विकास की इन अनेक संभावनाओं को लेकर के ही हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किए हैं। आज आप देख रहे होंगे कुंभ का आयोजन कितने विस्तार से हम लोग करने जा रहे हैं। जो आज से 1.5 वर्ष 2 वर्ष पहले प्रयागराज गया होगा, 1.5 और 2 वर्ष के दौरान वह व्यापक परिवर्तन प्रयागराज के अंदर देखेगा। 1.5 वर्ष के दौरान 15 फ्लाईओवर और अंडरपास हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर बनाए। इन 1.5 वर्ष के दौरान प्रयागराज के अंदर 264 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ। जो सिंगल लेन की थी उसको डबल लेन या 4 लेन में बदला गया। इन 1.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने प्रयागराज के अंदर जितने भी आश्रम थे, महत्वपूर्ण स्थल थे, प्रयागराज की पहचान 12 माधव से थी। और 12 माधव में एक माधव, अन्य तो सब जर्जर स्थिति में थे। किले के अंदर अक्षय वट था, उसको भी श्रद्धालुओं को दर्शन करने से वंचित 450 वर्षों से किया गया था। हम लोगों ने अभी मैं विगत दिनों 10 जनवरी को मैं स्वयं प्रयागराज गया था, मैंने श्रद्धालुओं के लिए उसको खोला है। और हम साल भर अक्षय वट का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जनों के लिए खोलने जा रहे हैं। गंगा यमुना का दर्शन आप वहां संगम तट पर करते हैं, लेकिन साथ ही सरस्वती अदृश्य मानी जाती थी, लेकिन सरस्वती को भी उस किले के अंदर है। और इस बार मां सरस्वती की भी एक भव्य प्रतिमा हम लोगों ने वहां पर स्थापित की है। उस भव्य प्रतिमा के साथ हम लोगों ने वहां पर सरस्वती कूप के दर्शन के साथ साथ अगर कोई सरस्वती कूप के जल का आचमन करना चाहे तो यह सुविधा भी हम लोगों ने वहां पर दी है, जिससे लोग उसका दर्शन भी कर सकें, आचमन भी ले सकें। कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया। कुंभ का क्षेत्रफल 1700 हेक्टेयर में होता था, इस बार हम 3200 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में उसको लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता रहने के लिए। 20,000 ऐसे लोगों के लिए हम लोगों ने अलग से पंडाल बनाए हैं, जहां पर उनको रहने की व्यवस्था भी, उन श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था भी की जा सकती है। 6 लाख गांव के लोग कुंभ में किसी न किसी रूप में भागीदार बनने जा रहे हैं। हर धर्म, हर मत, हर संप्रदाय, हर पंथ से जुड़े हुए धर्माचार्य, धर्मगुरु, संतगण, इन सब की उपस्थिति कुंभ में होने जा रही है। 71 देशों के राजदूतों ने वहां पर आकर के अपने अपने देशों की ध्वजा पताका को वहां पर स्थापित किया है और कुंभ को वैश्विक मान्यता प्रदान की है। और यही नहीं, पूरे देश के सभी संस्कृत, जैसे यहां पर आपने गोरखपुर और आसपास के कलाकारों को इस गोरखपुर महोत्सव के माध्यम से उनको सुना होगा, कला को जाना होगा। हमने पूरे देश के सभी संस्कृति कर्मियों को और रंग कर्मियों को प्रयागराज में आमंत्रित किया है। लगातार 45 दिनों तक 5 मंचों पे एक कार्यक्रम चलेंगे और उन कार्यक्रमों के माध्यम से उन संस्कृति कर्मियों का सम्मान भी किया जाएगा और भारतीय संस्कृति के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार स्वरूप प्रयागराज कुंभ होगा, इस भाव को भी हम लोगों ने वहां प्रस्तुत करने का कार्य किया है। कुंभ में स्वच्छता पर विशेष जोर दिया गया है। 1,22,500 हमने इको फ्रेंडली टॉयलेट वहां बनाए हैं। पहले जो टॉयलेट बनते थे उनको बालू में ऐसे ही सीट को रख दिया जाता था और जितनी गंदगी थी वो बालू से रिस करके फिर नदी में जाती थी। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार विशेष रूप से पर्यावरण हितैषी इस प्रकार के टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से कहीं भी गंदगी के लिए कोई जगह नहीं होगी। हर प्रकार की साफ सुथरा होगा, मक्खी नहीं होगी, मच्छर नहीं होंगे, धूल नहीं होगा, कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं होगी। जहां ये व्यवस्था वहां दी गई है, वहीं साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता व्यवस्था किए गए हैं। पूरे कुंभ क्षेत्र को, पूरे प्रयागराज को हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के साथ जोड़ा है। एक एक गतिविधि पर एक जगह से बैठ करके निगरानी की जा सकती है, कहां पर क्या हो रहा है।
और उस एक एक गतिविधि पे नियंत्रण करने, भीड़ को नियंत्रण करने और किसी भी प्रकार की अराजकता और अव्यवस्था से निपटने की भी पुख्ता व्यवस्था वहां पर की गई है। यानी ये कार्यक्रम, इतनी तैयारी, इतना इंतजाम इस बात को लेकर के कि हम उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकें, भारतीय संस्कृति को अपने रंगकर्मियों के माध्यम से, अपने धर्माचार्यों के माध्यम से, अपने कलाकारों के माध्यम से दुनिया के सामने रख करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को भी साकार कर सकें। ये जो भाव है, इस भाव को आगे बढ़ने का एक कार्यक्रम कुंभ का है और कुंभ के आधार बनने चाहिए इस प्रकार के ये महोत्सव। ये महोत्सव केवल मंचन के कार्यक्रम तक सीमित न रहे, अनेक रचनात्मक गतिविधियों के केंद्र बनने चाहिए। केंद्र और प्रदेश सरकार की उन योजनाओं को, जिन योजनाओं से एक गरीब के जीवन स्तर में परिवर्तन होता है, एक टॉयलेट बनाने का कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर, यह केवल एक गरीब को टॉयलेट के लिए अनुदान देना नहीं, हमने सच है बहुत बड़ी राशि इस पे खर्च की है, कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का एक और पवित्र हेतु है कि यह टॉयलेट नारी गरिमा के सम्मान की रक्षा के साथ साथ उस परिवार का, जब खुले में शौच कोई व्यक्ति करता है तो अनेक प्रकार की बीमारियों को भी आमंत्रित करता है और अनेक बीमारियां समाज को देता है। उन बीमारियों से मुक्ति के लिए भी उसके स्वास्थ्य का एक बहुत बड़े बजट की भी बचत होने जा रही है इसके माध्यम से। और यह एक कार्यक्रम लोगों के बीच में इसके प्रति जागरूकता पैदा हो, स्वच्छता के प्रति आम जन को आग्रही बना सके, आम जन को स्वच्छता के प्रति इस रूप में, हम कोई कागज इस्तेमाल करते हैं सड़क पे न फेंके, हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जहां तहां न फेंके, हम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जहां डस्टबिन हो डस्टबिन में ही कूड़ा जाए, जहां तहां न फेंका जाए। क्योंकि जहां तहां जब हम फेंकते हैं, हमारे नगर की, हमारे वार्ड की, हमारे कस्बे की, हमारे जनपद की एक बहुत खराब छवि, हर व्यक्ति इस्तेमाल करता है कूड़ा को, जहां मर्जी वहां फेंक देता है। हर व्यक्ति घर का अपना कूड़ा निकाल करके एक बैग में रख करके और सीधे नाली में फेंकता है। नाली जब चौक होती है उसके बाद हम शिकायत करते हैं कि जल जमाव हो गया है। हम लोगों को स्वयं इसके प्रति जागरूक होना होगा कि ये कार्यक्रम आम जन को जागरूक कर सके, उन लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही आम जन इस बात के लिए जागरूक भी हों कि हम घर के कूड़े को किसी कूड़ेदान में ही डालें, जहां तहां सड़क पर, नालियों पर, सड़क के किनारे जहां तहां नहीं फेंकेंगे। यह एक नैतिक दायित्व भी हमारा है और ये राष्ट्रीय कर्तव्य भी हमारा बनता है। शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव बहुत बार लोगों को उन योजनाओं से वंचित कर देता है। अगर हम समाज को जागरूक कर लें और शासन की सही जानकारियां, योजनाओं की सही जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचा दें, मेरा यह मानना है ये सही जानकारी बहुत सारे लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, भ्रष्टाचार बचाव में बहुत बड़ी भूमिका का निर्माण कर सकता है। लेकिन उसके प्रति जागरूकता के कार्यक्रम के साथ साथ आम नागरिक को बताना भी कि शासन की योजना है, इस योजना का लाभ आपको इस रूप में प्राप्त हो सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास अपने आवास नहीं लेकिन उनके पास अपनी जमीन है, जर्जर आवास है, कभी भी गिर सकता है, 3 लाख रुपए से कम की उनकी वार्षिक आय है, ऐसे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के हकदार हो सकते हैं। सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है इस योजना में। प्रदेश के अंदर वर्तमान में 8.5 लाख लोगों को यह सुविधा हम वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं और हमें इस वर्ष 14 लाख लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करानी है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना वह 2012 की एससीसी की जो सर्वे है उसकी सूची है, उस सूची के अनुसार उन गरीबों को देने की व्यवस्था,
जिनके पास अपना आवास नहीं और उस आवास में 1.5 लाख रुपए 1,20,000 रुपए सरकार दे रही है। ये पैसा सीधे डीबीटी से उनके खाते में जाएगी। 12,000 रुपए उस परिवार को शौचालय के लिए और 3 महीने की मनरेगा की मजदूरी के बराबर धनराशि भी उस परिवार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था। यानी कितनी सुविधाएं हैं गरीबों के लिए। सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर परिवार को विद्युत का कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराना। प्रदेश के अंदर 94 लाख परिवार इस योजना से लाभ लिए और जिस गरीब ने कभी विद्युत की जो बिजली अपने घर के अंदर नहीं देखी, अगर आपके सहयोग से व्यापक जन जागरूकता से अगर उसके घर में बिजली का बल्ब जल जाता है तो वास्तव में उसके लिए तो वही सबसे खुशहाली का दिन है। 1 करोड़ परिवार होने जा रहे हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन्हें निःशुल्क विद्युत रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में न जाने कितने उद्यमियों और कितने नौजवानों के लिए रोजगार और स्वावलंबन के मार्ग खोले गए, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया गया। प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं जो किसानों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं। कल हमारा यहीं पर इसी प्रांगण में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो हमारी अभिनव योजना है और उसके साथ ही रोजगार मेला का आयोजन, जिसमें तमाम प्रतिष्ठित कंपनियां आएंगी, एक साथ वहां पर सिलेक्शन करेंगी और फिर उन नौजवानों को प्लेसमेंट की व्यवस्था भी देगी। लेकिन साथ ही साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 2000 करोड़ से ऊपर का लोन हम लोग कल नौजवानों को वितरित करने जा रहे हैं। ये 2000 करोड़ की राशि बहुत बड़ी राशि होती है। किसी सूक्ष्म और मध्यम उद्यम में कार्य करने वाले नौजवान को या स्वयं का उद्यम स्थापित करने वाले नौजवान को कम राशि चाहिए होती है। जगह की भी बहुत कम जगह में अपने घर में या एक छोटे से क्षेत्रफल में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है। उन कार्यक्रमों के माध्यम से उसके जीवन में एक परिवर्तन लाया जा सकता है। कम पूंजी में, कम जगह में ज्यादा लोगों को रोजगार, पूंजी डूबने का भी भय नहीं। जब लोग कोई बड़ा बड़ा कर्ज लेते हैं तो पैसे डूबने की संभावना उतनी ज्यादा होती है, लेकिन पैसा जब कोई व्यक्ति कम लेता है तो उस पैसे को समयबद्ध ढंग से वापस भी करता है और इसमें सरकार का अनुदान भी होता है। ये दोनों कार्य लोगों के स्वावलंबन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का एक कार्यक्रम, जब गोरखपुर महोत्सव का एक कार्यक्रम है, ये महोत्सव के कार्यक्रम शासन की अच्छी योजनाओं को, लोक कल्याणकारी योजनाओं को, विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने और लोगों तक पहुंचाने का भी एक सशक्त माध्यम बनना चाहिए। क्योंकि जब हम शासन की योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाते हैं तो शासन की योजनाएं उस व्यक्ति तक पहुंचने के साथ ही उन लोगों को उन योजनाओं के माध्यम से जानकारी, सही जानकारी होने पर वह उससे लाभान्वित होता है और लाभान्वित होने के कारण बीच में अगर कहीं कोई लीकेजेज है या बीच में कोई भ्रष्टाचार है तो वह व्यक्ति उस भ्रष्टाचार से बच सकता है। यह एक कार्यक्रम है, बृहद अभियान है और उस अभियान का हिस्सा ये महोत्सव के कार्यक्रम है। मुझे लगता है महोत्सव में जन भागीदारी, आम जन की भागीदारी, कलाकार की भागीदारी, छात्र की, नौजवान की, किसान की, मजदूर की, व्यवसायी की, समाज के प्रत्येक तबके की भागीदारी, इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। हर तबके का व्यक्ति का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन तो है समाज और राष्ट्र निर्माण में। उसके उस कंट्रीब्यूशन को हम इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से आगे बढ़ाएं, उसको एक मंच दें। यह मंच, महोत्सव का मंच, इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और आज के इस अवसर पर मैं इस महोत्सव समिति को हृदय से साधुवाद दूंगा, जिन्होंने लगातार दूसरे वर्ष गोरखपुर महोत्सव के इस कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित किया है। उद्घाटन कार्यक्रम प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय के द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। आज समापन कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी ये सकारात्मक दृष्टि निश्चित ही न केवल लोक परंपरा और लोक संस्कृति को अपितु केंद्र और प्रदेश सरकारों के रचनात्मक और
अच्छे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से होगा। मैं एक बार पुनः यहाँ पर इस आयोजन में भागीदार बनने वाले या बने उन सभी रंगकर्मियों, संस्कृति कर्मियों, समाज के विभिन्न तबके के नागरिकों के प्रति हृदय से मैं अपनी बधाई देता हूँ, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, उन सबको हृदय से साधुवाद भी देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यह आयोजन समिति प्रतिवर्ष इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से आम नागरिक के जीवन में एक रचनात्मक परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन लाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।